हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत एक टॉपिक है, इंद्रिय प्राप्य कारित्वम। तो आइए देखते हैं क्या है इंद्रिय प्राप्य कारित्वम। जैसा कि देख रहे हैं इंद्रिय प्राप्य कारित्वम, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे जो इंद्रिय प्राप्य कारित्वम शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला टर्म है इंद्रिय, दूसरा टर्म है प्राप्य कारित्वम या सिंपली प्राप्य। इंद्रिय और प्राप्य दो शब्द समझिए। तो इंद्रिय का मतलब हम लोग जानते हैं, यहाँ पर जो इंद्रिय का मतलब क्या है, ज्ञानेंद्रियों से लिया गया। ज्ञानेंद्रियों संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ज्ञानेंद्रियों संख्या कितनी होती है? 5 होती है, ठीक है ना। और इसको हम लोग सेंस ऑर्गन से कोरिलेट कर सकते हैं मॉडर्न में। और इसी के साथ साथ देखेंगे कि जो प्राप्य कारित्वम का जो अर्थ है, प्राप्त करने योग्य या जानने योग्य विषय। मतलब प्राप्य कारित्वम का मतलब क्या होता है? प्राप्त करने योग्य या जानने योग्य विषय। अगर इन दोनों को हम एक साथ मिलाकर कहें तो इंद्रियों के प्राप्त करने या जानने योग्य विषय या अर्थ को इंद्रिय प्राप्त कारित्वम कहते हैं। तो ये छोटा सा मोटी बात हो गई, है ना। तो आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल पढ़ने यहाँ पर देख रहे होंगे इंद्रियां। अब बात करते हैं कि इंद्रियां, कोई भी ज्ञानेंद्रिय है, उस ज्ञानेंद्रिय को जो ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है। तो ज्ञान का जो उत्पत्ति का क्रम हमने लिखा था कि आत्मा का मन से, मन का इंद्रिय से, इंद्रिय का अपने विषयों के साथ जब सम्यक योग होता है तब कहीं जाकर ज्ञान की उत्पत्ति होती है या बुद्धि की उत्पत्ति होती है ना। तो यही कह रहा है इंद्रियां अपने विषयों का ग्रहण, विषय मतलब अर्थ, जैसे अपने विषयों का ग्रहण आत्मा व मन की उपस्थिति में ही करती है। मतलब इंद्रियों को अपने विषयों को ज्ञात करने में, प्राप्त करने में किसकी सहायता लेनी पड़ती है? आत्मा और मन की सहायता से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है इंद्रियों को, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर जो हम लोग इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि काश्यप संहिता के अनुसार, काश्यप संहिता जो कि बच्चों से बाल रोग विशेषज्ञ, ये आचार्य काश्यप थे। आचार्य काश्यप ने एक संहिता लिखी, काश्यप संहिता, जो कि एक तरह से बाल रोग विशेषज्ञ थे। बच्चों पे मतलब बेस उन्होंने किताब लिखी जिसको कहते हैं काश्यप संहिता, ठीक है। काश्यप संहिता के अनुसार ज्ञानेंद्रियों के मुख्यतः दो विभाग या विषय, दो विभाग किए गए हैं। तो उन्होंने ज्ञानेंद्रियां जो होती है उसके दो विभाग कर दिए, दो डिवीजन कर दिए। विषय ग्रहण के सामर्थ्य में, विषय ग्रहण के सामर्थ्य के अनुसार किए गए हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो इंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां होती है, उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया। विषय ग्रहण के सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने इंद्रियों के दो विभाग कर दिए। तो आइए देखते हैं। पहला जो है विप्रकृष्ट वृत्ति इंद्रिय, क्या है? विप्रकृष्ट वृत्ति इंद्रिय। दूसरा है सन्निकृष्ट वृत्ति इंद्रिय। तो ये दो विभाग किए गए हैं आचार्य काश्यप के अनुसार से ज्ञानेंद्रियों के। तो आइए देखते हैं कि विप्रकृष्ट वृत्ति इंद्रिय क्या है। ध्यान दीजिएगा, विप्रकृष्ट वृत्ति इंद्रिय। इसका मतलब क्या है कि पांचों ज्ञानेंद्रियों में से, मतलब जो ज्ञानेंद्रियों की बात कर रहे हैं उसमें से कुछ इंद्रियां का मतलब कुछ ज्ञानेंद्रियां अपने विषय को दूर से ग्रहण करती हैं। तो अपने विषय को दूर से ही ग्रहण करती है, उन्हें विप्रकृष्ट वृत्ति इंद्रिय कहते हैं। इसको थोड़ा सा समझना होगा, दूर से ग्रहण करने का क्या मतलब है। जैसे नेत्र है, नेत्र क्या, जो आपको आई बाल दिख रहा है, जो आई बाल दिख रहा है तो वो क्या है? वो नेत्र इंद्रिय नहीं है। हाँ, ये है कि नेत्र इंद्रिय उस आई बाल के अंदर रहती है। तो आई बाल नेत्र इंद्रियों का अधिष्ठान है, न कि इंद्रिय है। आई बाल क्या है? अधिष्ठान है, मतलब घर है। जैसे हम कहें कि हम लोग अपने हॉस्टल में रहते हैं या घर में रहते हैं तो वो हमारा अधिष्ठान है ना। तो अगर हम बाहर निकल जाएंगे तो हम इंद्रिय हैं। उसी तरह से आई बाल में जो एक तरह से चक्षुर इंद्रिय है वो क्या करती है? उस अधिष्ठान से बाहर निकलकर अपने विषय के पास जाती है, ज्ञान का ग्रहण करती है, ज्ञान को प्राप्त कराती है मन और आत्मा को। तो यही कह रहा है कि पांचों ज्ञानेंद्रियों में से कुछ इंद्रियां अपने विषय को दूर से ही ग्रहण करती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो दर्शन की चीज है, जैसे हम लोग पहाड़ देख रहे हैं, हम लोग पहाड़ बहुत दूर से दिख जाता है ना। तो उसके ऐसा तो नहीं कि पहाड़ बिल्कुल हमारे आंखों के पास आएगा तब दिखेगा, बिल्कुल दूर से दिख जाता है पहाड़, है ना। तो वही कह रहा है कि उन्हें विप्रकृष्ट इंद्रिय वृत्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या क्या चीजें हैं? मन, चक्षुर इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, ये तीन जो इंद्रियां हैं ये आपके विप्रकृष्ट वृत्ति इंद्रिय के अंतर्गत काउंट किए गए हैं, जो कि अपने विषयों को अपने अधिष्ठान से निकलकर अर्थात दूर से ही ग्रहण कर लेती हैं। तो आइए इसको दूसरा जो है सन्निकृष्ट वृत्ति इंद्रिय की बात करते हैं।
तो कुछ इंद्रियां अपने विषय, यहाँ पर जस्ट अपोजिट होगा। तो वहां पर क्या था, विपकृष्ट में इंद्रियां अपने अधिष्ठान से निकलकर, बाहर निकलकर अपने विषयों के पास जाती हैं और उसको ग्रहण करती हैं। लेकिन इस केस में क्या है कि इंद्रियां बाहर नहीं निकलेंगे अधिष्ठान से, जहां पर है वही रहेंगी, और जब वो विषय या अर्थ उस इंद्रिय के पास आएगा तब कहीं जाकर ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो कुछ इंद्रियां अपने विषय को बिल्कुल निकट या समीप से ग्रहण करती हैं, उन्हें सन्निकृष्ट वृत्ति इंद्रिय कहती है। जैसे घ्राण, घ्राण का मतलब सूंघना, सूंघने से घ्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय का क्या काम है, स्मेल को सुनना, गंध को सुनना। जैसे हम लोग कहते हैं किचन में कोई चीज बन रहा है, लेकिन जब तक उसका जो स्मेल का पार्टिकल जब तक एयर के माध्यम से आपके नाक में नहीं जाएगा, ऑल्फैक्टरी रीजन में नहीं जाएगा, तब तक आपको क्या गंध है नहीं पता चलेगा। उसी तरह से रसना टेस्ट, चीनी को देखकर आप तो ये नहीं कह सकते हैं ना कि वो मीठा है, जब तक टेस्ट नहीं करेंगे, जिह्वा नहीं करेंगे, तब तक मीठा नहीं कह सकते हैं। उसी तरह से त्वचा, भाई किसी को पिंच करते हैं, न्यू पिंच करते हैं, तभी तो पता चलता है, खाली बोल देने से न्यू पिंच हो जाता है, मतलब जब तक टच करेंगे तब तक उसको ज्ञान की प्राप्ति, स्पर्श ज्ञान इंद्रिय स्पर्श नहीं होगा। तो ही कह रहा है कि यहाँ पर 3 इंद्रियां हैं, घ्राण, रसना, त्वचा इंद्रिय, ये है सन्निकृष्ट वृत्ति इंद्रिय। इनके विषय जो होते हैं बिल्कुल इंद्रिय के पास जाकर, निकट जाकर जो है ज्ञान को ग्रहण कराते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, न्याय और वैशेषिक दर्शन ने यहाँ पर थोड़ा सा अलग कर दिया। उन्होंने क्या किया कि इन्होंने इनके हिसाब से जो विपकृष्ट है कि मतलब जो इंद्रियां अपने अधिष्ठान से निकलकर विषयों के पास जाती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंद्रिय है, चक्षुर इंद्रिय, अकॉर्डिंग टू न्याय वैशेषिक। तो इनका ज्यादा मान्य है, न्याय वैशेषिक ने कहा, दर्शन में कहा गया है कि केवल चक्षुर इंद्रिय है, नेत्र इंद्रिय है, जो कि नेत्र गोलक अर्थात अधिष्ठान से निकलकर अपने विषय के पास जाती हैं, और विषय के पास जाने के बाद आत्मा मन का संयोग होता है, तब ज्ञान की प्राप्ति होती है कि पर्टिकुलर ये पहाड़ है, ये किताब है, ये कॉपी है, ये कार है, मतलब जो जितने दूर पे है उसके पास जाती है और फिर ज्ञान का ग्रहण करती है। तो केवल चक्षुर इंद्रिय है, जिसको हम लोग इंद्रिय प्राप्यकारित्वम कहा गया है। इंद्रिय प्राप्यकारित्व मतलब, तो यहाँ पर इंद्रिय प्राप्यकारित्वम का जो मीनिंग हो गया कि इंद्रियों का अपने अधिष्ठान से निकलकर दूर जाकर विषय को ग्रहण करना, इंद्रिय प्राप्यकारित्वम यहाँ अलग हो गया, है ना। शेष 4 इंद्रियां जो होती हैं इंद्रिय अप्राप्यकारित्वम, अर्थात यहाँ पर शेष 4 जो नेत्र को छोड़कर बाकी, चाहे स्पर्श इंद्रिय की बात करें, चाहे घ्राण इंद्रिय की बात करें, तो हम लोग घ्राण इंद्रिय की बात कर रहे हैं। जब तक डस्ट पार्टिकल आपके नाक में नहीं आएगा तब तक आपको स्मेल नहीं पता चलेगा। उसी तरह से आपका जो भी स्पर्श इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय है, और एक तरह से श्रवण इंद्रिय है, तो ये सब इंद्रियां क्या है, ये इंद्रिय अप्राप्यकारित्वम के अंतर्गत आती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके बाद हम लोग इंद्रिय सन्निकर्ष की बात करेंगे। इंद्रिय सन्निकर्ष संख्या 6 होती है। धन्यवाद।